Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will start with your poem The Childhood. Right? सबसे पहले इस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर की पहली वीडियो में हम इस पोएम को समझेंगे. आई शुड नॉट से द चैप्टर, आई शुड से पोएम. इस पोएम को हम समझेंगे क्या इसमें पोएट कहना चाहते हैं और फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स तैयार करेंगे. तो मेरी ये ओपिनियन है कि आप जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से समझें. उससे जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं वो तो आप समझ ही पाएंगे, और बाय द वे कोई क्वेश्चन अगर बुक से बाहर भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे. और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये असाइनमेंट जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है या जिससे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है ngpeducation.com पर. वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए. राइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन. नो, इट्स नॉट लेसन 1. It's a poem, rather I should say. I should delete everything. Better, childhood. Summarization में the poet seems puzzled about the loss of childhood and tries to find an answer to his two queries. When did my childhood go and where did my childhood go? देखिए, जो poet है, जैसे हम भी तो हैं, अभी आप जिस स्टेज पे हैं आपका चाइल्डहुड लगा लीजिए, आप 11th में हैं, चाइल्डहुड आपका है भी और नहीं भी, है ना. कुछ लोग आपको अभी भी बच्चा बोलते होंगे. शायद अगर आप मेरी फेस टू फेस क्लास में आते हैं तो मेरे मुंह से भी निकल जाएगा कभी बच्चा, तो आप सोचते होंगे अरे मैं बच्चा नहीं रहा. पोएट भी यहाँ पर एक स्टेज पे जाके ये सोच रहा है कि भाई मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन कब ख़त्म हुआ, और आखिरी पैराग्राफ में जाके वो ये सोचता है कि वो चला कहाँ गया. यानी कि पहले उसका क्वेश्चन हमेशा दिमाग में ये घूमता रहा, वो बार बार हर स्टैंजा में यही बोल रहा है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब हुआ ऐसा जब मेरा बचपन ख़त्म हो गया अल्टीमेटली, और फिर वो चला कहाँ गया. ख़त्म तो हुआ, कोई चीज़ हमारे पास से चली गई, तो कहाँ गई, कब गई, कब गई, कब गई. फिर लास्ट स्टैंजा में उसने ये बात लिखी कि कहाँ चली गई. सो ही इज़ पजल्ड अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड. क्या है, हम अगर स्टार्ट करें तो, एंड ही ट्राइज टू फाइंड एन आंसर टू हिज टू क्वेरीज. क्या इसमें पोएट कोशिश कर रहा है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है. क्या जानने की कोशिश कर रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड जो है वो कब गया, एंड वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, और मेरा चाइल्डहुड जो है वो गया तो कहाँ गया, है ना. दिस इज आई कैन से द वेरी ब्रीफ अबाउट द पोएम, कि पोएम कहने की कोशिश क्या कर रही है. तो पोएम ये कह रही है कि जो पोएट है वो लॉस महसूस कर रहा है. होता है ना, जब हमारी को कोई चीज़ बड़ी प्यारी लगती है तो हम ढूंढते हैं उसको, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कौन ले गया, कहाँ चली गई. ऐसे ही पोएट जो है वो अपने चाइल्डहुड को मिस कर रहा है. वो कह रहा है मेरा चाइल्डहुड कब मुझसे चला गया, कब, कहाँ. अब शुरू होता है फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा में वो कह रहा है ही फील्स इट was perhaps the day when he discovered the theories of heaven and hell. Theories of heaven and hell पोएट ने सुनी थी कि इस दुनिया में एक नर्क होती है, एक स्वर्ग होता है. The theories of heaven and hell. जब वो 11 साल का था, है ना, the poet makes a guess that it was at the age of 11. 11 साल की उम्र में शायद उसको ये समझ में आया कि ज्योग्राफी जो है वो तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताती. ज्योग्राफी तो बताती है ये यूएसए है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है, या मतलब और कंट्रीज़ हैं. जो ज्योग्राफी तो इस बारे में कुछ नहीं बता रही कि इस दुनिया में कोई हेवन और हेल नाम की चीज़ है. तो ही स्टार्टेड थिंकिंग लाइक ए रैशनल ह्यूमन बीइंग. अब कोई भी जो समझदार आदमी होगा पोएम के अनुसार, वो जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं होगी साइंटिफिकली प्रॉपरली, तब तक उस पर विश्वास नहीं करेगा. तो उसने बचपन से ही कुछ सुना होगा हेवन और हेल के बारे में, और शायद 11 साल की उम्र में जब वो ज्योग्राफी ढंग से पढ़ने लगा होगा, अपने सेकेंडरी क्लासेस में, मे बी 6th में वो आ गया होगा, और ज्योग्राफी में उसने समझने की कोशिश की होगी कि भाई वर्ल्ड मैप में हेल कहाँ है और हेवन कहाँ है ना. और जब उसको ये बताया गया होगा या उसको खुद पढ़ के समझ में आया होगा कि हेवन और हेल नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ज्योग्राफी ने उसको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी. तो जस्ट लाइक ए रैशनल ह्यूमन बीइंग, रैशनल होता है वो लोग जो सही सोच कर पाते हैं, सही से सोच पाते हैं. कई लोग होते हैं जो दूसरे का मर्डर कर रहे हैं और फिर भी उसको वो जो है किसी भी रीज़न से सही समझ रहे हैं, तो उनको इरैशनल बोला जाता है. यानी कि वो लोग रैशनल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, वो सही नहीं सोच पा रहे, दूसरे को किल कर रहे हैं. सो रैशनल ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है वो आदमी जो सही निर्णय पर पहुंच सके, सही से सोच सके.
तो पोएट ये महसूस कर रहा है कि शायद अपनी 11 साल की उम्र में वो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बन गया था जब उसने ज्योग्राफी से इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की हेवन हेल के बारे में, और उसको ये पता चला कि नहीं, ये सब तो मिथ है, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो ये महसूस कर, अब मैं वापस जा रहा हूँ शुरुआत में, क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, दैट वाज द क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मेन जो पूरी पोएम के अंदर क्वेश्चन घूम रहा है वो यही क्वेश्चन है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा चाइल्डहुड गया। तो उसका जवाब पोएट खुद दे रहा है 3 डिफरेंट स्टैंजाज में। और पहले स्टैंजा में उसने ये डिसीजन लिया या ये सोचा या ऐसा उसने समझा कि जब मैं 11 साल का था और इस बात को समझने लगा कि ज्योग्राफी हेवन और हेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, तो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग रैशनली जस्ट लाइक ए रैशनल ह्यूमन बीइंग। कहते हैं ना, बड़ा हो गया है, समझदार हो गया। तो वो बड़ा और समझदार हो गया था और वो अब समझने लगा था कि ये सब तो माइथोलॉजी है, मतलब कहानियाँ हैं, एक्चुअली में ऐसी कोई जगह इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसने ये जब समझ लिया तो खुद को समझदार समझा और उस बेसिस पर उसको लगा कि अब उसके अंदर वो बचपना नहीं है। कई बार ये भी होता है ना कि जो आदमी बेवकूफ़ियाँ कर रहा होता है उसको बोलते हैं तू बच्चा है क्या अभी, और जो समझदार हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं माँ बाप कि अब तो ये बड़ा हो गया। शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि माँ बाप ने या किसी अंकल ने, पड़ोसी ने आपको बोला होगा भाई अब तो तू बड़ा हो गया है ना। आपकी भी एज कुछ इसी तरह की है जो कि अभी चेंज हो रही है, अभी आप चाइल्डहुड से बाहर निकल के एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं। खैर, अब सेकेंड स्टैंजा में जो है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स। आप थोड़ा सा समझिएगा इस टर्म को क्योंकि सेकंड पैराग्राफ इसी के बारे में बात कर रहा है। किस बारे में? सेकंड स्टैंजा जो है वो बात कर रहा है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स। अब ये हिपोक्रेसी का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू बिहेवियर, मैं पहले इस पे जा रहा हूँ फिर स्टैंजा पे आऊँगा। इट रेफर्स टू बिहेवियर व्हेन वन शोज हिमसेल्फ, जब एक आदमी शो ऑफ करता है। क्या शो ऑफ करता है? अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग। जैसे भाई मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत स्टूडियस हूँ, मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, जबकि हूँ नहीं। ऊपर से दिखा रहा हूँ कि मैं कितना मतलब देश के प्रति या अपने फ्रेंड्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति कितना मैं जो है वो बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यार से मैं बिहेव करता हूँ, शांति से जीवन जीता हूँ, जबकि एक्चुअली में मे बी इससे बिल्कुल उल्टा हो। तो जब कोई इस तरह का बिहेवियर, डबल स्टैंडर्ड्स, दिखाना कुछ और एक्चुअली में कुछ और होना, दिस इज हिपोक्रेसी। अब सेकंड स्टैंजा में पोएट ने ये महसूस किया कि जितने भी एडल्ट्स हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं चारों तरफ, वो दिखाते तो कुछ और हैं। दे प्रीच लव, वो यही सिखाते हैं कि बेटे प्यार से रहना चाहिए। अब माँ बाप नहीं है, कई घरों में ऐसा होता है, वो बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो उनको बोलते हैं कि प्यार से रहना चाहिए, आपस में शेयरिंग करनी चाहिए, और वही बच्चे देखते हैं कि मम्मी पापा खूब लड़ रहा है। दिस इज हिपोक्रेसी। जब पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं कि प्यार से रहना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो फिर हस्बैंड वाइफ यानी कि बच्चों के लिए मदर फादर, वो फिर आपस में क्यों लड़ते हैं? वो क्यों जोर जोर से आपस में बातें करने लगते हैं या एजिटेट हो जाते हैं? तो समहाउ दिस इज ऑल्सो हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स। तो ये चीज़ें समझनी शुरू की किसने? पोएट ने। एक स्टेज के बाद वो इन चीज़ों को समझने लगा। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में वो ये समझने लगा कि हेवन हेल कुछ नहीं है, ज्योग्राफी में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी तरह से सेकंड स्टैंजा में ये बात आई, द पोएट फिगर्स आउट दैट एडल्ट्स अराउंड हिम टॉक्ड ऑफ लव। प्यार की बात करते हैं और क्या करते हैं? दे प्रीच्ड ऑफ लव, प्यार का प्रचार भी करते हैं। क्या कहते हैं? भाई तुम प्यार से रहो, बट डिडंट एक्ट सो लविंगली। लेकिन ना तो वो उतने प्यार से रहते हैं, नॉर प्रैक्टिस, ना तो वो करते हैं, ना तो उनका जो बिहेवियर है, ना उनकी प्रैक्टिस, मतलब नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच्ड, जो वो प्रीच करते हैं। जैसे वो कहेंगे ना, खुद भाई लाइन में चले और खुद ही लाइन तोड़ रहे हैं, या वो बोलेंगे आराम से बोलें, खुद जोर से चिल्ला रहे हैं, या बोलेंगे कि सच बोलें, खुद झूठ बोल रहे हैं, या बोलेंगे कम खाएं, खुद ज़्यादा खा रहे हैं, या बोलेंगे कम सोएं, खुद सो रहे हैं, या वो बोलेंगे खेलना चाहिए, खुद खेलते नहीं हैं। सो दिस इज, दे डिडंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच्ड। अब एक आदमी जो दूसरे को सिखा रहा है, तो जो सीख रहा है वो कहीं ना कहीं सिखाने वाले से ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई तुम भी उसको फॉलो करो। अगर वो उसको फॉलो ना कर रहा हो तो उस चीज़ को उससे सीखने में दिक्कत होती है। उसको लगता है ये खुद तो मेरे को इतना सिखा रहा है, खुद फॉलो नहीं कर रहा। आज आप खुद भी देखिए ना, कभी कभार ऐसा होता है, रेयरली ही सही, लेकिन ऐसा होता है ना, कुछ टीचर हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं कि आप मेहनत करो, ये करो, वो करो, और खुद उनका बिहेवियर अगर हमें उतना अप टू द मार्क ना लगे, देन वी सम टाइम लूज दैट फेथ और रिस्पेक्ट इन द टीचर। हमें लगता है यार ये इतनी बातें कर रहा है और खुद तो उतने स्टैंडर्ड पे नहीं है।
सो जब पोएट इन चीज़ों को समझने लगा, जब उसको ये लगा कि यस यार, ये जो एडल्ट्स हैं यानी ये जो बड़े हैं, ये प्यार की बात करते हैं और अच्छे व्यवहार की बात करते हैं, लेकिन खुद ना तो ये प्यार से बात करते एक दूसरे से आपस में और ना इनका बिहेवियर अप टू द मार्क है, तो फिर पोएट को लगने लगा कि यस, दुनिया ऐसी ही है। और अब वो उस छल कपट को, उस हिपोक्रेसी को एडल्ट्स की समझने लगा था। तो ये उसकी मेच्योरिटी की तरफ, उसकी ग्रोथ की तरफ, उसकी एडल्टहुड की तरफ दूसरा कदम था। पहले तो हेल और हेवन की बातें वो समझ गया था कि उनमें कितनी सच्चाई है, और अब दूसरों के बिहेवियर में कितनी सच्चाई है उसको भी उसने समझ लिया था। आइए चलते हैं थर्ड स्टेज पे, व्हेन ही डेवलप्ड द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बच्चे को तो हर कोई सिखाता है ना, अब सो जाओ, अब जाग जाओ, अब ये कर लो, है ना, अब पढ़ लो, अब खा लो, अब नहा लो, ये सही है, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की, अपने बड़े भाई बहनों की, औरों की बातों से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो अब यहाँ पर ये स्टेज आ चुकी थी बच्चे की कि वो अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एक इंडिविजुअलिटी जो है वो डेवलप कर रहा था। इंडिपेंडेंट थिंकिंग यानी कि अब जो उसके थॉट्स थे वो उसके खुद के थे, कोई और उसको फोर्स नहीं कर रहा था। वो जो भी उसके थॉट्स थे वो उसके खुद के थे। Now he can produce thoughts that was not those of elder but his and his alone. जो उसकी थॉट थी, जो उसका थिंकिंग प्रोसेस था, जो उसका सोचना था, अब वो दूसरों से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था। वो अपने आप को महसूस कर पा रहा था, वो सोच पा रहा था, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, डिसीजंस ले पा रहा था। अब उसको लगा कि जब उसने वो इंडिविजुअलिटी और एक्सपीरियंस गेन किया है, लेकिन फिर ऐसा होने से उसका वो जो बचपन है उसको ऐसा लगने लगा कि फिर वो बचपन चला गया। बचपन में तो हम कहीं ना कहीं दूसरों के थ्रू होते हैं ना, तो वो लाइफ ऐसे अलग ही होती है। नहीं, हम अपना एक एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स की कंपनी में हैं, उनको ही मतलब हमारे लिए सब कुछ अरेंज करना है, खाना पहनना, वो जो कपड़े दिला देंगे, जो पहन लेंगे, अपनी अपनी बस अपने को तो सिर्फ मौज करनी है, खेलना है, खेलने के लिए जिद करनी है, खेलना है और खेलने के लिए जिद करनी है। लेकिन अभी तो कहानी बदलने लगी है। अब आप भी महसूस करने लगे होंगे यार, अब हम 11th में हैं और शायद अब ये स्कूल लेवल का लास्ट ईयर है मौज करने का। नहीं, 12th में तो कहीं ना कहीं डे 1 से प्रेशर आ जाता है, राइट। अब जैसे अगर मैं बात करूं अपनी भी, तो मैं जब 12th की आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं इंग्लिश के लिए, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूं, है ना। 11th में मैं आपको एक चैप्टर के ऊपर 4-5 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वही चीज़ मैं 12th में पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक चैप्टर पे 20-20, 30-30 क्वेश्चंस बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ आपको बोर्ड्स को फेस करना है। तो ये चीज़ें हैं कि ना, हम जैसे जैसे मेच्योर होते हैं एक एडवांटेज आ जाती है। एडवांटेज क्या आती है कि अब हम इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, हम मेच्योर होने लगते हैं, हम ग्रोन अप हो जाते हैं। अब हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता, हम दुनिया की वास्तविकता को देख पाते हैं। जो हमें माइथोलॉजी थ्योरीज बताई गई हैं, कहानियाँ सुनाई गई हैं, हम उनकी असलियत को समझने लगते हैं, दूसरों की असलियत को समझने लगते हैं। लेकिन वहीं अब हम जब बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो हमें काम करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमारे ऊपर वर्क प्रेशर नाम की चीज़ आने लगती है धीरे धीरे, है ना। फिर हमें एक टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। बचपन में तो क्या खेल रहे हैं तो बेशक 3 घंटे खेल रहे हैं, कोई नहीं केयर कर रहा, लेकिन अभी हर चीज़ सिस्टमैटिक प्लान्ड वे में करनी पड़ती है ना। तो ये लाइफ में चेंजेस आते हैं। लास्ट स्टेंजा में पोएम के अब उसने अपना क्वेश्चन बदला। मैं वापस शुरू पे जा रहा हूँ। शुरू से एक ही क्वेश्चन था, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। तो इसके 3 आंसर्स आए निकल के। पहला, जब उसने समझा कि ज्योग्राफी हेवन और हेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, रैशनल ह्यूमन बीइंग। दूसरा, व्हेन ही कुड आइडेंटिफाई द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स। उसने देख पाया कि ये लोग लव एंड गुड बिहेवियर प्रीच कर रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, थर्ड, जब इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अब उसके थॉट्स, डिसीजन मेकिंग उसकी खुद की थी। तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो इन 3 स्टेजेस में उसका चाइल्डहुड गया। फिर लास्ट में उसने क्वेश्चन डेवलप किया, वेयर। अच्छा चलो, मेरा चाइल्डहुड चला गया, जब भी गया, चाहे वो 11 साल की उम्र में गया, चाहे वो 15 साल की उम्र में गया, वो जब भी गया, मान लेते हैं वो गया, तो अब सवाल ये है कि वो कहाँ गया, है ना। मतलब कहीं खो गया, है ना। जैसे वो एक पिक्चर आती है ना, सो गया ये जहाँ, खैर वो तो अलग है, मैं तो खो गया ये जहाँ की बात कर रहा हूँ, कि वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। तो कहाँ गई, इस बारे में पोएट महसूस कर रहा है कि जैसे अब वो ख़त्म ही हो गई, इट हैज़ बिन लॉस्ट। लेकिन अगर फिर भी दोबारा देखना हो कि वो कहाँ है, तो वो ऐसा महसूस कर रहा है कि वो किसी एक इन्फेंट, एक अभी न्यू बॉर्न बेबी के फेस में हिडन है, यानी कि छुप गई है। कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा पैदा होता है, वो कहते हैं ना बच्चे भगवान की तस्वीर है,
तो वो जो बच्चा है वो तो भोला है, उसमें वो सारे फीचर हैं। हर बच्चा इसी प्रोसेस से मैच्योर होता है। धीरे धीरे वो भी हेल एंड हेवन की स्टोरीज़ की असलियत समझने लगता है। धीरे धीरे वो भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करता है। धीरे धीरे वो भी समझ पाता है कि जो हमारे एल्डर्स हैं वो जो कह रहे हैं, कई बार वो खुद भी उतना फॉलो नहीं कर रहे, तो वो अपने एक डिसीजन मेकिंग को उसके आधार पर डेवलप करता है। तो ये सभी के साथ है। तो इसका मतलब जब बड़े होने पर मेच्योरिटी आती है, ये सब जगह कॉमन है, तो ये भी कॉमन है कि जब बच्चा छोटा होगा तो वो एक इनोसेंट फेस होगा। नहीं, उसके अंदर तो फिर वो इनोसेंस तो होगी ना, दैट इज श्योर। तो वही चीज़ फाइनल स्टैंजा में आ रही है। फाइनली इन द एंडिंग स्टैंजा ऑफ द पोएम चाइल्डहुड द पोएट चेंजेस हिज क्वेश्चन फ्रॉम व्हेन टू वेयर, है ना। पोएट ने क्या किया, अपना क्वेश्चन चेंज किया। अभी तक तो वो यही पूछ रहा था ना कि भाई कहाँ गया, कब गया, अब वो आ रहा है कहाँ गया। फिर उसने गेस लगाया कि दैट हिज चाइल्डहुड हैज़ गोन टू अ प्लेस। कहाँ चला गया उसका चाइल्डहुड? उसने कहा कि वो एक जगह पे चला गया। कहाँ? विच हैज़ बिन फॉरगॉटन। यानी कि कुल मिला के अब ये तो उसने समझ लिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, तो मेरा जो बचपन है वो ख़त्म हो गया, चला गया। कहाँ चला गया? एंड उसने एक आइडिया लगाया, परहैप्स हिज चाइल्डहुड इज़ लाइंग हिडन इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। बहुत लास्ट में जाके एक बड़ी कंक्लूडिंग लाइन मैं कहूँगा मारी है, ठीक है ना। क्या? दैट हिज चाइल्डहुड इज़ लाइंग हिडन इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट हो गया एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी। तो जो उसका बचपन है वो कहाँ है? छुपा हुआ है। जैसे हम बचपन में नहीं खेलते छुपन छुपाई, कोई चीज़ कहीं छुप जाती है, कहाँ छुप गया? बिहाइंड द सोफ़ा, सोफ़े के पीछे, है ना, या बिहाइंड द अलमीरा, या इन द बालकनी। ऐसे जो उसका बचपन है, चाइल्डहुड है, वो भोलापन, वो कहाँ चला गया? तो उसने कहा कि इज़ लाइंग हिडन इन द इनोसेंट फेस। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसका फेस कितना इनोसेंट है। आप उसको कुछ झूठा भी खिला दो वो खा लेगा, उसको नहीं पता है। नहीं, आप उसको बुरा भला भी कह रहे हो तो भी शायद वो हंसेगा। आप उसको कहते तू पागल है, तू गधा है, ऐसा होता है ना बच्चों के साथ हम खेलते हैं और बच्चा ही इज इनोसेंट। आप उसको गालियाँ दे रहे हो इनडायरेक्टली। आप बड़े होकर बोल के दिखाओ किसी को तू पागल है, तू गधा है, वो नाराज हो जाएगा, है ना। लेकिन बच्चा है वो इनोसेंट है। ये इनोसेंस जो होती है ये हर बच्चे को भगवान का गिफ्ट है। फिर धीरे 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 एक नेचुरल प्रोसेस में वो ग्रो करके मेच्योर होता है और चीज़ों को समझने लगता है, राइट। तो जो चाइल्डहुड है ये एक बहुत ही प्यारी पोएम जो है वो लिखी गई है, जो हमें बताती है हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है, किस तरह से बचपन में हम सब भी मेच्योर हुए हैं। और यही सारा जो है एक प्रोसेस इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। ये असाइनमेंट आप अपने पास डाउनलोड करके प्रिंट करके एक बार दोबारा पढ़ लें तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको अब कवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।